गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जनजातियां। जनजाति की परिभाषा। जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है वह जाति जिसका अपना एक निवास क्षेत्र होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, उनका एक सामान्य जीवन होता है और जनजातियां प्रगति और प्राथमिक क्रियाकलापों में ज्यादा से ज्यादा संलग्न रहती है। आज हम मुख्य बिंदु के तौर पर पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियों में हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में दे रखा है। भील जनजाति राजस्थान में निवास करती है। इसके साथ ही साथ भारत के भी कुछ प्रदेशों में इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। भील जनजाति भीलू शब्द से इस जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ आप कंफर्म करना, शिक्षा बोर्ड में काफी बार इससे प्रश्न बना हुआ है कि भील जनजाति की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। भील जनजाति की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है और भीलू का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला अथवा तीरंदाज। भीलू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला अथवा तीरंदाज। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह जनजाति शिकार करते वक्त तीर चलाने में बड़ी ही निपुण होती है। यहाँ हमने भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, किस प्रकार भील शब्द की उत्पत्ति हुई थी। भील जनजाति की शारीरिक रचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि भील लोगों की शारीरिक रचना कैसी होती है। सबसे पहले भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से मिली प्रजाति है। इसके पश्चात भील जनजाति का जो रंग होता है वो काला होता है। यहाँ आप नोट्स के तौर पे लिखते रहना एक एक चीज। इनका जो रंग होता है वो काला होता है। इनके जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं। बाल रूखे, रंग काला। इसके बाद में इनकी जो आंखों का रंग होता है वो लाल होता है। आंखें लाल होने का कारण बता दूं आपको कि ये लोग महुआ से बनी शराब के अत्यधिक व्यसनी होते हैं, इसलिए इनकी जो आंखें होती है वो अधिकतर लाल होती है। क्लियर करना, इनका जो रंग होता है वो काला होता है। इनके जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं और इनकी जो आंखें होती हैं वो लाल होती है। इनका जो कद होता है वो नाटा होता है। इनका कद नाटा होता है, यानी ये ठिंगने होते हैं। नाटा का मतलब है इनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये ठिंगने होते हैं। इसके पश्चात आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भील लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई थी। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि भील जनजाति महादेव के पुत्र निषाद की उत्पत्ति से मानी गई है। महादेव का पुत्र था निषाद। एक बार उसने महादेव के बेट नंदी को मार दिया था। इसके दंड स्वरूप महादेव ने उसको पर्वतों पर निवास करने का दंड दिया और धीरे धीरे ये भील लोग पर्वतों पर निवास करने लगे और वहीं से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर महाभारत काल उठाएं तो वहां पर आपको एकलव्य का उदाहरण मिलेगा। वो एकलव्य एक भील ही था। और अगर रामायण काल को उठाया जाए तो रामायण काल में आपको एक ताजा उदाहरण मिलेगा। जब राम को वनवास मिला था तो श्री राम को जो वन में बेर दिलाए थे सबरी नामक महिला ने, वो भी एक भीलनी ही थी। यानी भील आज की जनजाति में होकर पौराणिक संदर्भ में भी इसका बड़ा ही महत्व था। इसके पश्चात हम जानेंगे कि भीलों का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। यह भारत में और राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र के तौर पे सबसे पहले मैं बताऊंगा भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात और राजस्थान। इनका कुछ इलाका महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का, यानी इन 4 राज्यों में इनकी बहुलता है। यह है भारत के संदर्भ में इनका निवास क्षेत्र। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ की बात करूं तो राजस्थान में ये कहाँ कहाँ निवास करती है। राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर जो भील रहते हैं उनको स्थानीय भाषा में बांसिया के नाम से जाना जाता है। यानी बांसवाड़ा के लोगों के भीलों को बांसिया भील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में डूंगरपुर के भीलों को डगारिया के नाम से जानते हैं। जैसे बांसवाड़ा के भील बांसिया भील और डूंगरपुर के जो भील होते हैं उनको डगारिया भील के नाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर के बाद में चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर और कुछ क्षेत्र इनका भीलवाड़ा। कुछ क्षेत्र है भीलवाड़ा का। ये था निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र के बाद में हम अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा कि भील जनजाति जो है किस प्रकार से अपना भरण पोषण करती है। यहाँ पर परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, या तो आपसे सामाजिक जीवन को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा या आर्थिक जीवन को लेकर पूछा जाएगा। जैसा कि इसी वर्ष 2019-20 के अंदर एक प्रश्न बना था कि गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र को बताइए, तो हो सकता है कि इस बार हमारा जो प्रश्न है वो बन जाए कि भीलों के निवास क्षेत्र तो उनके सामाजिक या आर्थिक जीवन को दर्शाइए। और ये राजस्थान की जनजाति में भील जनजाति पाठ संख्या 2 में भी है, और हमारे अंतिम लेसन ब्लूप्रिंट के हिसाब से लास्ट वाला लेसन जो 25वां लेसन है उसमें भी राजस्थान की जनजातियों में मीणा जनजाति के बाद में इसका संदर्भ दिया गया है। तो ये परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार ये अपना आर्थिक जीवन क्या करती है और किस प्रकार अपना आर्थिक क्रियाकलाप करती है। आर्थिक क्रियाकलाप, अगर आप परीक्षाओं में भी इस प्रश्न का आंसर दें तो इसी प्रकार से बिंदु लिखे, उसके नीचे आप अंडरलाइन करके दे सकते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के तौर पे। चूंकि जनजाति है तो सर्वप्रथम इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप रहेगा वो रहेगा आखेट। और हमने पहले ही पढ़ा था कि भील जो लोग होते हैं वो तीर चलाने में बड़े ही निपुण होते हैं, तो उनकी जो ये कला है वो यहाँ पर काम आएगी। आर्थिक क्रियाकलापों में सर्वप्रथम इनका क्रियाकलाप हो जाएगा जो होगा आखेट। आखेट का एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं शिकार, और प्राचीन काल में शिकार से ही मानव अपना जीवन यापन करता था। इसको प्राथमिक क्रियाकलापों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भील लोग किस प्रकार आखेट करते हैं, यह तीरंदाजी भी होते हैं, साथ ही साथ एक विशेष प्रकार का फंदा बनाते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए। उस फंदे का नाम है फटिया। एक विशेष प्रकार का फंदा होता है जिससे पक्षियों को पकड़ा जाता है, उसको फटिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके मुख्य अस्त्र शस्त्र जो है वो बता दूं। पहला है तलवार, ये तलवार से भी शिकार करते हैं। दूसरा जो अस्त्र और शस्त्र है वो है खंजर, खंजर से भी ये शिकार करते हैं। तीसरा है तीर कमान, इससे भी ये शिकार करते हैं। यहाँ इनके 2 प्रकार के बाण होते हैं। तीर कमान में ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है। 2 प्रकार के कमान होते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। पहले बाण का जो नाम है वो नाम है हरियो। एक बाण का नाम है हरियो और दूसरे बाण का नाम है रोकदो। 2 प्रकार के इनके बाण होते हैं। पहला बाण है हरियो और दूसरा बाण है रोकदो। इन बाणों के नाम आप नोट्स के रूप में भी लिख दें, हरियो और रोकदो। ये आखेट करते हैं। आखेट में फटकिया जो एक विशेष प्रकार को पक्षियों को पकड़ने का फंदा होता है। उसके बाद में कौन कौन से इनके अस्त्र शस्त्र है, तलवार, खंजर, तीर और कमान। 2 प्रकार के बाण होते हैं, यहाँ ध्यान रखना है इनके बाणों के नाम। बाणों में पहला बाण है हरियो और दूसरे बाण का नाम है रोकदो। अब सारे भील आखेट नहीं करेंगे, कुछ भील ऐसे भी होते हैं जो पशुपालन और कृषि भी करते हैं। सभी भील आखेट का काम नहीं करते, कुछ कृषि भी करते हैं और कुछ पशुपालन के रूप में भी व्यवसाय अपनाते हैं। किस प्रकार कृषि की जाती है उसके बारे में बताऊंगा आपको। कृषि का जो रूप है, चूंकि भील अनपढ़ होते हैं तो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, और हमारे भारत में उस स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भील लोगों की अपनी एक भाषा है, ये उस कृषि को एक विशेष नाम देते हैं। जो परीक्षाओं में पूछा गया था ची माता और दजिया, आपको डेस्क वर्क में भी ये प्रश्न मिलेगा, ची माता और दजिया। यहाँ क्लियर करना, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो कृषि की जाती है उसको ची माता, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो कृषि की जाती है उसको हम दजिया कहते हैं। यानी भीलों की कृषि के 2 नाम है, एक का नाम है ची माता और दूसरी कृषि का नाम है दजिया। कुछ जो भील होते हैं वो पशुपालन का कार्य भी करते हैं, और कुछ जो भील होते हैं वो तालाब से मछली पकड़ करके भी अपना भरण पोषण करते हैं। ये था भीलों का आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम पढ़ेंगे भीलों का सामाजिक जीवन, किस प्रकार वो परिवार में निवास करते हैं, उनका क्या सामाजिक जीवन है। इनको भी आप नोट्स के रूप में उतारते रहना ताकि शिक्षा बोर्ड में जो प्रश्न आए तो आपके लिए इजी रहेगा।
यहाँ हम पढ़ेंगे इनका समाज व संस्कृति अथवा सामाजिक जीवन। भील लोग जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार में निवास करते हैं। पहली चीज, भीलों का सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक होता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। पिता ही पूरे परिवार को संभालता है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, भील चाहे वृद्ध हो या फिर युवा हो, उसकी पत्नी अवश्य होती है। यानी इनमें विवाह संस्कार को पवित्र माना जाता है, चाहे वो सामान्य विवाह से हो अथवा भगाकर लाई गई हो। और इनके अंदर एक विशेष प्रथा होती है जिसके ऊपर भी शिक्षा बोर्ड में प्रश्न बना है, गोल गादेड़ो। गोल गादेड़ो प्रथा से तात्पर्य है कोई भी भील सूरवीरता दिखाकर किसी भी युवती को चुनने का अधिकार रखता है, इसको गोल गादेड़ो प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी भीलों में कुछ विवाह हैं जिनके मैं नाम बता दूं। एक है मोर बांध्य विवाह, एक है सामान्य विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह। इस प्रकार से भी भीलों में कुछ विवाह की प्रचलन पद्धतियां पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, डापा क्या है? डापा का मतलब होता है कि कन्या पक्ष को वर पक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा जाता है, जबकि हमारी जातियों में ऐसा होता है कि कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ प्रस्ताव लेके आते हैं, इनमें वर पक्ष वाले कन्या पक्ष की ओर प्रस्ताव लेके जाते हैं और कन्या को एक मूल्य चुकाना पड़ता है जिसको डापा के नाम से जाना जाता है। ये पिता के द्वारा, वर के पिता के द्वारा चुकाया जाता है, इसका नाम है डापा। वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो कन्या का मूल्य चुकाया जाता है उसको कहा जाता है डापा। इसके अलावा इनके अंदर मुख्य त्योहार और इनका जो मुख्य नृत्य, इनका मुख्य त्योहार है होली और दीपावली। त्योहारों पर ध्यान रखना, इनके मुख्य त्योहार है होली व दीपावली जो हमारी संस्कृति में भी मुख्य त्योहार है। इसके अलावा इनका जो मुख्य नृत्य है वो है घूमर व गेर। घूमर नृत्य व गेर नृत्य। गेर नृत्य जो होली के 7-8 दिन बाद में किया जाता है वही गेर नृत्य है। राजस्थान का भी एक लोक नृत्य है और इनके दो प्रमुख नृत्य हैं, एक है घूमर नृत्य और दूसरा है गेर नृत्य। होली के बाद होली माता के गीत गाए जाते हैं। महिलाएं इस प्रकार अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करती है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि भीलों के जो मुखिया होता है उसको गामेती के नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपको किताब में गमेती लिखा हुआ मिलेगा और उसी के पास में आपको गामेती भी लिखा हुआ। अगर आप गमेती या गामेती कुछ भी लिख के आते हैं तो आपका ये प्रश्न उत्तर सही होगा कि भीलों के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? भीलों के मुखिया को गामेती के नाम से जाना जाता है। और इनके अंदर जब कभी भी कोई आपातकालीन समय आ जाए तो ढोल बजाकर सभी लोगों को एकत्रित कर लिया जाता है। भीलों के आपातकालीन समय में ढोल बजाया जाता है। साथ ही साथ इनका एक रणघोष है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। इनके रणघोष को बताइए, रणघोष क्या है? इनका जो रणघोष है वो है फायरे फायरे। फायरे फायरे करके ये सभी एक दूसरे को एकत्रित करते हैं। फायरे फायरे इनका रणघोष है। भीलों का जो रणघोष है वो है फायरे फायरे। इसके अलावा भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के अधिवास बनाते हैं। प्रकीर्ण का मतलब होता है ये पास में घर नहीं बनाते, इनके जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उसे हम प्रकीर्ण प्रकार का अधिवास कहते हैं। जो हमारे आगे के अध्यायों के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर रहना। ये लोग पास नहीं रहते, इनके घर के पास में इनका खेत होता है या फिर कोई जंगल की भूमि होती है या कोई पठार या पर्वत होता है, उसके आगे इनकी झोपड़ियां बनाई जाती है। भीलों का जो मुख्य भोजन है वो है मक्का। यहाँ ध्यान रखना, भीलों का प्रिय भोजन भी कह सकते हैं। भीलों का मुख्य भोजन होता है मक्का और उत्सव के और त्योहार के दिन ये लोग लापसी बनाते हैं। इसके अलावा चावल भी बनाते हैं। चावल सिर्फ उत्सव के दिन या कोई त्योहार के दिन ही बनाया जाता है, चावल और लापसी। और भील लोग एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ भी बनाते हैं। आटे और छाछ को उबालकर ये राबड़ी भी बनाते हैं जो सामान्यतः गाँव में हर परिवार में बनाई जाती है। राजस्थानी परिवार में ये राबड़ी का भी सेवन करते हैं। और व्यंजन के रूप में ये लोग मदिरा पीते हैं। जो मदिरा है वो महुआ के पेड़ से बनाई जाती है। इसके भी ये बड़े ही व्यसनी है। महुआ से शराब बनाते हैं, महुआ की बनी हुई शराब का पान करते हैं। अब हम यहाँ आगे देखेंगे कि भील लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार की इनकी वेशभूषा है।
अब हम पढ़ेंगे वेशभूषा। वेशभूषा के तौर पे यह ध्यान रखना कि भीलों के जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार की लंगोट पहनते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो कांचली, लुगड़ी और घाघरा ओढ़नी पहनती है, और जो पुरुष होते हैं वो धोती और साफा लगाते हैं। ये इनकी जो वेशभूषा है, स्वतंत्रता से पहले इनके कपड़े बहुत ही कम हुआ करते थे, लेकिन देश की आजादी के बाद में इनके वस्त्रों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है, और जो भी आज शहरी संपर्क में आ गए हैं उनके पहनावे में काफी अंतर आ चुका है। ध्यान रखना, छोटे बच्चों के द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको लंगोट के नाम से जाना जाता है, और स्त्रियां घाघरा, कांचली और ओढ़नी पहनती है। जो बालिकाएं होती है वो भी घाघरा और कांचली से अपना तन ढकती है। यह जो स्त्रियां होती है वो कांच और लाख की चूड़ियों से अपने आप को सजाती और संवारती है, और इसके अलावा विभिन्न उत्सवों पर ये तड़क भड़क वाले और चमकीले वस्त्र भी पहनते हैं। धीरे धीरे ये लोग आजादी के बाद में, और अब जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ है, ये शहरों से संपर्क करने लग चुके हैं, और अब भील लोग आसपास के गांव से शहरों में मजदूरी करने भी जाते हैं। भीलों के अंदर ये ईमानदार भी होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं। इनकी जाति की एक खासियत है, ये बड़े ही ईमानदार और परिश्रमी हुआ करते हैं। वर्तमान में ये मजदूरी का कार्य भी करने लग चुके हैं। भीलों के अंदर अंधविश्वास, अगर मैं धार्मिक मान्यता की बात करूं तो ये बड़े अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में बड़े यकीन करते हैं। इसके साथ ही इनमें भूत प्रेत को जो व्यक्ति निकालता है उसको भोपा के नाम से जाना जाता है। भूत प्रेत को निकालने वाले व्यक्ति को ये भोपा कहते हैं, और जो पूजा पाठ करता है, जो भगवान की उपासना करता है, उसको भगत के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मुख्य देवी देवता है उनमें बिरसा मुंडा, जिसका नाम शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये भीलों के एक नेता के रूप में उभरे थे। बिरसा मुंडा, लसोड़िया महाराज, कालाजी गोराजी और भैरोजी बाबूजी, इनकी भी ये पूजा करते हैं। यानी स्थानीय जो भी राजस्थान के लोग देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। विशेष तौर पर नाग देवताओं की गांव में भी पूजा की जाती है। नाग देवता इनके आराध्य देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। गांव में पेड़ के नीचे इनके थान बने हुए होते हैं, वहां ये नाग देवता की पूजा करते हैं, और धीरे धीरे संस्कृति के संपर्क में आने से अब ये मंदिरों वगैरह से भी जुड़ चुके हैं।